हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोगों ने जो यूनिट 5 थी बायोकेमिस्ट्री की, उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्यूरिन। ये आपके यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है। तो इसमें एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, नहीं अच्छा लगा ना? चलो अपनी तरह से स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो हम लोगों ने यूनिट 4 जो थी हमारी, वो यूनिट 5 जो थी वो कंप्लीट कर दी है। और अब आज से मैं बताने जा रही हूँ यूनिट 4 बायोकेमिस्ट्री की, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैं पहले ये बताऊँ कि ये है क्या, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लिक एसिड का अगर आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना है कि क्लासिफिकेशन, mRNA, DNA, ये सब क्या होता है, और न्यूक्लियो जो कि आपके पूछता है कभी कभी न्यूक्लिक बेस के स्ट्रक्चर वगैरह, वो सब अगर आपको देखना है तो आप मेरे जो इसके पहले की वीडियो है, मैं प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है। एक तो होता है पाथवे। पाथवे में क्या, सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो बायोसिंथेसिस जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बायोसिंथेसिस, और एक हमारी होती है साल्वेज पाथवे। तो पहले तो ये जान लो कि बायोसिंथेसिस और साल्वेज पाथवे का में डिफरेंस क्या है। बायोसिंथेसिस मतलब बायो मतलब होता है लिविंग बॉडी के अंदर प्यूरिन का फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो ये होगा कैसे, मेनली जो प्रिकर्सर का अगर यूज़ होकर के, जैसे कोई प्रिकर्सर मतलब कोई सबस्ट्रेट जो है, कोई भी सब्सटेंस अगर हमारा प्यूरिन का फॉर्मेशन या फिर किसी ऐसे चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है जो प्यूरिन का फॉर्मेशन करे, तो वो होगी बायोसिंथेसिस। लेकिन साल्वेज का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे किसी जैसे मेटाबॉलिक चीज़ों से, जैसे डीएनए, आरएनए, ये सब टूटा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे उसमें भी न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियोटाइड्स प्यूरिन और पायरिमिडिन होते हैं डीएनए आरएनए में। अगर डीएनए आरएनए के ब्रेकडाउन से या फिर अदर किसी पाथवे का यूज़ करके, लेकिन उसमें प्रिकर्सर यूज़ ना हो, बिना किसी प्रिकर्सर का यूज़ हुए, अगर हमारे न्यूक्लियोटाइड जैसे कि हमारे प्यूरिन, न्यूक्लिक बेस में हमारे जैसे प्यूरिन और पायरिमिडिन का फॉर्मेशन हो, तो उसको बोलते हैं साल्वेज पाथवे। ये दो चीज़ यहाँ क्लियर हुई। तो चलो आज एक चीज़ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और ये जो सिंथेसिस है ना, ये मतलब बच्चे बोल रहे थे साइकिल जो होता है वो तैयार नहीं हो पा रही है। तो मैं देखो एक चीज़ बता दूँ, जो बायोकेमिस्ट्री है ना, ये थोड़ा सा वोलेटाइल सब्जेक्ट है। अगर आप इसको बार बार रिवाइज करोगे तो ही ये आपके माइंड में रहेगा। और क्योंकि RGPV का एग्ज़ाम है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया है, मतलब जल्दी क्या, सही टाइम पे स्टार्ट हुआ, लेकिन पहले हो रहे हैं। तो प्लीज़ आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगी कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे ध्यान से करके जाइए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी जो थोड़े साइड के क्वेश्चन होते हैं उसको कर लेते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आज ऑर्गेनिक में हुआ, ठीक है। तो चलिए ध्यान ध्यान से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले इसमें क्या है, बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्यूरिन। तो यहाँ पे AG मैंने लिखा है। AG का मतलब क्या है, एडेनिन और ग्वानिन। हमारे प्यूरिन जो होता है, पायरिमिडिन तो होती है, तो एडेनिन ग्वानिन जो होता है वो प्यूरिन में आता है। और प्यूरिन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा लॉन्ग होता है कंपेयर टू पायरिमिडिन, ठीक है। देखो ये है प्यूरिन का स्ट्रक्चर। इसमें देखो हमारा क्या है मेनली, ये वाली जो रिंग है, इसमें सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे हम इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अब देखो इसमें जो 1 पोजीशन है उसमें एस्पार्टेट का यूज़ हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड 10 फॉर्मल THF ट्राई हाइड्रोफोलेट, ठीक है, टेट्रा हाइड्रोफोलेट। ये जो होता है C2 पोजीशन पे होती है, और C2 पोजीशन पे होता है, और C8 पोजीशन पे, यानी इससे मिलकर के C8 पोजीशन और C2 पोजीशन बनी है। N3 पोजीशन जो होता है उसमें क्या होता है, मेनली ग्लूटामीन होता है। और N9 जो होता है इसमें भी ग्लूटामीन होता है। और जबकि हमारी जो N7 पोजीशन होती है इसमें ग्लाइसिन होता है, और C6 पोजीशन जो होती है हमारे उसमें CO2 ऐड होता है। इतना समझ आया? तो ये हमारी मेनली किसका स्ट्रक्चर हो गया, इमिडाजोल। ये हमारी कौन सी रिंग है, इमिडाजोल रिंग है, ठीक है। और ये नॉर्मल हमारा क्या है, पायरिडीन है, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं जल्दी जल्दी। देखो, लीवर इज अ मेजर सोर्स ऑफ द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। लीवर जो होता है वो मेन सोर्स होता है। पर इरिथ्रोसाइट पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, पॉली मतलब होता है कई, मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चरल, और न्यूक्लियर मतलब बहुत सारे न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोसाइट ब्रेन कैन नॉट प्रोड्यूस द प्यूरिन, ठीक है। एंड प्यूरिन इज सिंथेसाइज्ड बाय पेरेंट न्यूक्लियोटाइड दैट इज IMP, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो सबसे पहले हम जो बायोसिंथेसिस देखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो प्यूरिन है, उस सिंथेसिस में सबसे पहले IMP का फॉर्मेशन होगा, देन IMP विल फॉर्म द प्यूरिन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। हाँ, एक चीज़ और कि जो बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन है ये थोड़ी सी लॉन्ग है कंपेयर टू पायरिमिडिन। पायरिमिडिन सिंपल है और ये प्यूरिन थोड़ी सी लॉन्ग है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और आप 2-3 बार चीज़ों को देखेंगे ना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को यहीं पर चीज़ें याद हो जाएँ, ठीक है।
तो देखो जो प्यूरिन की सिंथेसिस है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं। एक एंजाइम होता है PRPP, ठीक है, एंजाइम होता है PRPP। ये जो PRPP है, अगर इसका फुल फॉर्म देखो, फॉस्फो राइबोसिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जो फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट है, इसका बहुत जगह यूज़ होने वाला है प्यूरिन की सिंथेसिस में। और एक चीज़ और बताऊंगी कि ये किस तरह से, मतलब ये जो पायरोफॉस्फेट है, मतलब PRPP है, ये किस तरह से हमारे कॉमिटेड मतलब ये जो अगर ये एंजाइम यूज़ हो रहा है जहाँ पे, वो एक कॉमिटेड स्टेप हो जाता है। कॉमिटेड स्टेप का मतलब ये होता है कि अगर हम उस स्टेप को रोक दें, मतलब फीडबैक नहीं, आप लोग सिस्टम पढ़े ना कि उस स्टेप को रोका जा सकता है, तो उसे कहते हैं फीडबैक इनिबिशन। तो उस सिस्टम को रोक करके हम लोग फीडबैक इनिबिशन, उसको फीडबैक इनिबिशन होता है, मतलब करता है। दैट्स वाई इज कॉल्ड द कॉमिटेड स्टेप। यानी वो ऐसा स्टेप होता है या एंजाइम होता है जहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टॉप हो सकती है या इनिबिट हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा हो रही है बॉडी में तो उसको रोका जा सकता है, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले हमारा क्या है, अल्फा डी राइबोज 5-फॉस्फेट होता है। ये हमारा प्रिकर्सर होता है, जो कि हमें HMP सेंट आप लोग पढ़े थे, तो वहाँ पे हमें राइबोज 5-फॉस्फेट मिल रहा था ना, तो वहाँ पे हमें अल्फा डी राइबोज 5-फॉस्फेट मिलता है HMP सेंट से एज ए प्रोडक्ट। तो हमारा सबसे पहले पहला एंजाइम होता है PRPP सिंथेस। हमें सबसे पहले क्या बनाना है, मैंने बताया PRPP बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हमें PRPP को बनाना है। तो सिंथेसिस मतलब होता है सिंथेसिस करना। तो सबसे पहले एंजाइम हमारा कौन सा आ गया, PRPP सिंथेस। अब एक ATP जो है वो कन्वर्ट होगा AMP में, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट बन गया हमारा PRPP फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट बन गया। अब देखो हमारे यहाँ पे एक ग्लूटामीन जो होगा वो ऐड होगा और एक ग्लूटामेट रिमूव होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ PRPP ग्लूटामिल एमाइडो ट्रांसफरीज। अब अच्छा एक चीज़ और, अब एमाइडो ट्रांसफरीज है, ठीक है, तो एमाइडो तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, हमारा जो फॉस्फोराइबोसिल है ये बचेगा, और जो फॉस्फोटेज ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एमाइडो ट्रांसफरीज मतलब ये होता है ना कि रिमूव होना, और पायरो जो होता है इसमें एमाइन ग्रुप होता है, तो एमाइडो ट्रांसफरीज यानी हमारा एक ग्रुप एमाइडो वाला वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो हमारा ग्लूटामेट जो होगा वो रिमूव होगा, तो हमें लास्ट में जो पहला वाला है फॉस्फोराइबोसिल ये हमें मिल जाएगा, ठीक है, राइबोसिल एमीन, फॉस्फोराइबोसिल अमीन, ठीक है। तो एमीन ग्रुप ट्रांसफ़र हुआ यहाँ, ठीक है, एमीन ग्रुप आ गया इसमें, और ये पायरोफॉस्फेट रिमूव हो गया। इतना समझ आया। तो हमारा स्टार्टिंग कहाँ से हुई, अल्फा डी राइबोज 5-फॉस्फेट से बन गया हमारा सबसे पहले PRPP। अब ये PRPP से हमारा एमाइडो ट्रांसफरेज आ गया, यानी अमाइन ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा हमारे इसमें, तो हमारा 5-फॉस्फोराइबोसिल अमाइन बन जाएगा। इतना आया। अब देखो फिर से हमारा एंजाइम आएगा सिंथेटेज। ये जो सिंथेटेज एंजाइम है ना, ये बहुत सी प्रोसेस में मेनली 4 से 5 बार आया है, तो उसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हमारा यहाँ पे सिंथेटेज आया, सिंपल सिंथेटेज। ये क्या करेगा, ग्लाइसिन इसमें और ATP ऐड होगा, और ATP और फॉस्फेट जो PI जो होगा यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो रिमूव हो जाएगा और बना देगा ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5-फॉस्फेट। देखो अभी तक हमारा क्या था, सिंथेसिस हो रहा है, हमारा ग्लाइसिन ऐड हुआ, यहाँ पे ग्लूटामेट था तो कोई नहीं, ग्लाइसिन ऐड हुआ और ATP ऐड, तो हमारा ग्लाइसिनामाइड ऐड हो गया, रिमूव करता है ADP, तो ग्लाइसिनामाइड बन गया, क्योंकि देखो एमीन ग्रुप था ना पहले से, इसमें एमीन ग्रुप था, तो एमीन और ग्लाइसिन ऐड हो गया, ग्लाइसिनामाइड बन गया, और राइबोसिल 5-फॉस्फेट बन गया, ठीक है। 5-फॉस्फोराइबोसिल भी आप इसको देख सकते हो, तो राइबोसिल 5-फॉस्फेट, ठीक है। अब आएगा फॉर्माइल ट्रांसफरेज, यानी फॉर्माइल ग्रुप जो होगा इसमें ऐड हो जाएगा। फॉर्माइल मतलब क्या होता है, मतलब मेनली जो होता है ये आपको बताइए मैं, टेट्राहाइड्रोफोलेट। जब हमारा टेट्राहाइड्रोफोलेट रिमूव होगा तो यहाँ पे लेकिन फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड हो जाएगा। अभी तक क्या था, ग्लाइसिनामाइड था। अब देखो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, याद करो, याद करने की कोशिश करो, साथ में सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ अल्फा डी राइबो, यहीं पे याद करते हुए चलो। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, हमारा अल्फा डी राइबोज 5-फॉस्फेट बना था, ठीक है। PRPP सिंथेटेज आया, बन गया हमारा PRPP। अब बन गया PRPP। अब क्या होगा, एमाइड ग्रुप ट्रांसफर हुआ था, याद करो, तो एमाइडो ट्रांसफरेज एंजाइम आ गया था, PRPP ग्लूटामिल एमाइडो ट्रांसफरेज आ गया था। तो अब क्या बन गया था हमारा, फॉस्फोराइबोसिलामाइन, एमाइन ग्रुप ऐड हो गया ना, क्योंकि एमाइडो ट्रांसफर था, एमाइड ग्रुप ट्रांसफर हो गया। फिर हमारा सिंथेटेज था, सिंथेटेज मतलब ग्लाइसिन ऐड हुआ था, तो ग्लाइसिनामाइड, क्योंकि एमाइन था और ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5-फॉस्फेट हो गया। फिर हमारा फॉर्माइल ट्रांसफरेज आ गया, यानी फॉर्माइल ग्रुप ट्रांसफर हो गया, तो सिंपल फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5-फॉस्फेट। इतना तैयार हो गया ना, यहाँ तक आप लोग को तैयार हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से सिंथेटेज आएगा, फिर से ग्लूटामीन ऐड होगा, ग्लूटामेट रिमूव होगा, तो फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5-फॉस्फेट हो ना, फिर से मतलब हमारा वही हो गया। यानी देखो
हमारा फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट और फिर हमारा नॉर्मल ग्लूटामिल ट्रांसफ़र हुआ। तो क्या हो रहा है, देखो ग्लूटामेट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ हो रहा है कि ग्लाइसिनामाइड जो है वो हमारा क्या हो रहा है, ग्लाइसिनमिडीन में चेंज हो रहा है। यूरिडीन आप लोग सुने, सिरिटिडीन और एडिनिडिन ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो फॉर्माइल ग्लाइसिनामिडीन हो गया, या ऐसे याद रखना कि यहाँ पे फॉर्माइल के बाद मिडीन ऐड हो गया, ठीक है। अब देखो लाइन से ही सिंथेटेज आ रहे हैं, अब हमारा फिर से एक सिंथेटेज आ गया और फॉर्माइल ग्लाइसिनामिडीन राइबोसिल 5 फॉस्फेट, मिडीन याद रखना यहाँ पे से हमारा अब क्या बन गया, सिंथेटेज आया तो एमाइडो इमिडाजोल हो गया। समझ रहे हो क्या हो गया, एमाइडो इमिडाजोल राइबोसिल 5 फॉस्फेट ऐड हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा और कार्बोक्सिलेज एंजाइम आएगा। कार्बोक्सिलेज एंजाइम आने के कारण यहाँ पे कार्बोक्सिलेट ऐड हो गया। देखो आप लोग को वहाँ तक तो आ गया ना कि फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड हो गया। ग्लाइसिनामाइड के बाद ग्लाइसिनमिडीन हो जाएगा सिंथेटेज के प्रेजेंस में। मिडीन के बाद हमारा क्या होगा, सिंथेटेज एंजाइम आएगा तो 5 एमाइडो ट्रांसफरेज आ जाएगा, यानी एमाइडो इमिडाजोल आ गया। अब ये एमाइडो इमिडाजोल जो होगा वो कार्बोक्सिलेट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एमाइडो इमिडाजोल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भूल सकते हो। एमाइडो इमिडाजोल हो गया, इसके बाद कार्बोक्सिलेज एंजाइम आ जाएगा तो कार्बोक्साइलेट राइबोसिल फॉस्फेट। तो कुछ है नहीं, अगर 3-4 चीज़ें एक बार पढ़ोगे ना, 3-4 बार तो पक्का हो जाएगा। और कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ईजी है, मैंने इसको बहुत अच्छे से लिख करके और मैं उसमें से याद हो जाएगा। अभी देखो तुम लोग, ठीक है, और मैं नोट्स जो है टेलीग्राम पे दे दूँगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो कार्बोक्सिलेज आया तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट ऐड हो गया। अब हमारा देखो क्योंकि ये देखो ये सब चीज़ें क्यों जुड़ रही हैं, क्योंकि मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया था, मैं वहाँ पे बताई थी ना कि ये यहाँ पे इस पोजीशन पे जुड़ता है और वो ज़रूरी होता है उसके स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो इतना समझ आया यहाँ पे। अब क्या होगा, नेक्स्ट हमारा एस्पार्टेट ऐड होगा और एडीपी रिमूव हो गया। तो एस्पार्टेट जब ऐड होगा तो जो कार्बोक्सिलेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट कार्बोक्सिलामाइड में, यानी 5 एमाइडो तो है ही, अब 4 पे हमारा क्या हो रहा है, सक्सिनिल कार्बोक्सामाइड ऐड हो रहा है और राइबोसिल 5 फॉस्फेट। या R5P जो है बार बार शॉर्ट में लिख दी हूँ जिससे कि ईजी रहे। राइबोसिल 5 फॉस्फेट हो गया। नेक्स्ट अब हमारा क्या है, एडिनोसक्सिनेट। एडिनोसक्सिनेट में हमारा फ्यूमरेट जो हो रहा है वो रिमूव हो रहा है, और जब फ्यूमरेट रिमूव होगा तो हमारा वो क्योंकि सक्सिनेट और ठीक है, तो क्योंकि फ्यूमरेट और सक्सिनेट जो होता है वो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप देखोगे तो जान जाओगे। तो सक्सिनेट कार्बोक्सिलामाइड जो है वो हमारा रिमूव हो जाएगा और सिर्फ कार्बोक्सिलामाइड अगेन बच जाएगा। फिर हमारा लास्ट में फिर फॉर्माइल आ जाएगा, तो फॉर्माइल ग्रुप आ जाएगा, तो 4 एमाइडो, तो 4 एमाइडो एमिडाजोल 4 कार्बोक्सीमाइड हो गया। और लास्ट में हमारा साइक्लोहाइड्रोलेज एंजाइम आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा IMP बन जाता है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। आया इतना समझ में। देखो एक बार मैं फिर से फॉर्माइल के बाद रिवाइज कराती हूँ। देखो फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड बन गया था, फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड के बाद ग्लाइसिमिडीन बन गया था, प्रेजेंट ऑफ सिंथेटेज। अब मिडीन के बाद हमारा क्या बनता है, हमारा सिंथेटेज फिर से आता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि आपको याद रखना है, एमाइडो इमिडाजोल हमारा ऐड करना है। एमाइडो इमिडाजोल राइबोसिल 5 फॉस्फेट आ गया। नेक्स्ट कार्बोक्सिलेज आ जाएगा, तो जो भी था उसके साथ हमारा क्या, सक्सिनिल कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होगा नॉर्मल हमारा, उसके साथ कार्बोक्सिलेट जुड़ जाएगा। फिर सिंथेटेज आएगा जिसमें एस्पार्टेट, तो AS है ना, तो याद करना यहाँ पे सक्सिनिल जो होगा वो अटैच हो जाएगा। तो सक्सिनिल यहाँ पे अटैच हो गया, सक्सिनिल कार्बोक्सामाइड हो गया। नेक्स्ट हमारा फ्यूमरेट आ जाएगा, तो सक्सिनिल उड़ जाएगा, कार्बोक्सामाइड सिर्फ बचेगा। फिर हमारा वही फॉर्माइल आ जाएगा, तो 4 एमाइडो सेम उतार देना पूरा का पूरा, 4 कार्बोक्सिलामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट। और लास्ट में हमारा साइक्लोहाइड्रोलेज एंजाइम आएगा, तो CO2 जो होगा रिमूव होगा, तो IMP बन जाएगा, इनोसिन मोनोफॉस्फेट। और हमें पता है, मैंने पहले ही बताया था कि IMP जो होता है इससे ही हमारा प्यूरिन जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग वो चीज़ें समझ जाएंगे। देखो अगर आप लोग इस जैसे याद करने की मैं एक चीज़ आप लोग को बताऊँ मैं कैसे पढ़ती थी। देखो 5 एमाइडो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट है, तो पहले मतलब जो पहला स्टेप था हमारा कौन सा था, जो डी राइबोस 5 फॉस्फेट था उसको पढ़ी। फिर दूसरा फॉस्फो राइबोसिल पायरोफॉस्फेट पढ़ी। फिर हम पढ़ी फॉस्फो राइबोसिल एमाइड, ठीक है, राइबोसिल अमाइन पढ़े। अब देखो अब पहले वाला पढ़ो, दूसरा वाला तीसरा पढ़ा, फिर चौथा पढ़ो, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर चौथा पढ़ो पांचवा, पहला दूसरा तीसरा पांचवा। ऐसा रिकॉल जब करोगे ना स्टेप वाइज को, क्योंकि स्टेप में ना हमें ऐसे याद करना पड़ता है। अगर जहाँ स्टेप नहीं हुआ तो फिर हो जाती चीज़ें, लेकिन जहाँ स्टेप है कि इसके बाद यही लाना है, वहाँ पे हमें ऐसे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साल्वेज पाथवे की, जो कि प्यूरिन साल्वेज पाथवे, ठीक है। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि प्यूरिन सिंथेसिस इनहिबिशन क्या होता है। देखो आप लोग को पता होगा कैंसर जो होती है डिजीज़ बीमारी, उसमें क्या होता है कैंसर में कि हमारा बहुत ज़्यादा DNA RNA की जो मतलब जो सेल होती है उसमें DNA RNA होता है। अगर हम लोग DNA RNA इनहिबिट कर दें, ख़त्म कर दें, तो हमारा क्या होगा, कैंसर की सेल मर जाएंगी, ये होता है ना। और DNA RNA किससे बना होता है, प्यूरिन से। तो अगर हम प्यूरिन सिंथेसिस इनहिबिट कर दें तो हमारी कैंसर ग्रो नहीं होगा,
समझ आ रहा है? तो देखो चलो अब देखो, ट्राई हाइड्रोफोलेट जो होता है वो इसेंशियल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्यूरिन, जो हमारी ट्राई हाइड्रोफोलेट होता है। अब जो हमारी डेप्सोन होती है, सल्फा ड्रग होती हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, ये यूज़ किया जाता है फॉर द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये जो होती है वो बिल्कुल ट्राई हाइड्रोफोलेट की तरह होती हैं। ठीक है, तो जो सल्फर ड्रग होती है इनका यूज़ किया जाता है ट्राई हाइड्रोफोलेट की तरह होने के कारण प्यूरिन सिंथेसिस के इनिबिटर में। आया समझ में? क्योंकि सल्फर ड्रग इसको इसी की तरह होती है, तो जाकर के इसकी सिंथेसिस को इनिबिट कर देंगे ट्राई हाइड्रोफोलेट की। एक दूसरा हमारा है स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ द फोलिक एसिड, जिसे मेथोट्रिक्सेट कहते हैं। स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ फोलिक एसिड मेथोट्रिक्सेट कहते हैं। इसका यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल कैंसर बाय इनिबिट द प्यूरिन सिंथेसिस। मैंने बताया ना कि मेथोट्रिक्सेट जो होता है वो फोलिक एसिड का एनालॉग मतलब क्या होता है, उसका डेराइवेटिव होता है। तो मेथोट्रिक्सेट, जैसे मेथोट्रिक्सेट एक ड्रग होती है, दवा होती है, मेडिसिन होती है, इसको यूज़ किया जाता है कंट्रोल, क्योंकि क्या करती है, जाके प्यूरिन सिंथेसिस को इनिबिट कर देगी, यानी डीएनए जो भी अपना इनिबिट हो जाएगा, कैंसर सेल खत्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं साल्वेज पाथवे ऑफ प्यूरिन। ठीक है, तो अब यहाँ बात कर रहे थे साल्वेज पाथवे ऑफ प्यूरिन की। तो मैंने यहाँ आप लोगों को क्लियर किया था। देखो एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, एडेनिन, ग्वानिन और हाइपोजेंथिन जो होता है ये थोड़ा गाउट डिजीज़ अगर आपको याद होगा पैथो में मैंने बताया था। चलो यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। इसका स्ट्रक्चर जो होता है बिल्कुल प्यूरिन की तरह होता है, मतलब ये एनालॉग होते हैं प्यूरिन के, आर फॉर्म्ड इन द नॉर्मल टर्नओवर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो प्यूरिन कैन बी डायरेक्टली कन्वर्ट टू द करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड। अगर प्यूरिन जो होता है बाय यूज़ ऑफ डिफरेंट एंजाइम, यानी बिना प्रिकर्सर के यूज़ हुए अगर वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है अपने न्यूक्लियोटाइड में, मतलब जैसे एडेनिन है, ग्वानिटिडीन है, ऐसे मैं बताऊँगी अभी, उसमें डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं साल्वेज पाथवे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। इसकी रिएक्शंस बहुत छोटी सी हैं और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो देखते हैं। ठीक है, देखो पहले तो आप लोगों को स्ट्रक्चर के लिए मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि ग्वानिन ऐसा होता है, और सॉरी एडेनिन से स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले मैं बताई हूँ कि एडेनिन, ग्वानिन और हमारा क्या होता है, एक हाइपोजेंथिन, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो एडेनिन सबसे पहले हमारा ऐसा होता है, यहाँ पे NH2 होता है, पर हमारा हाइपोजेंथिन और ग्वानिन में यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ये दोनों पोजीशन पर। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये होता है, और उतना कुछ खास डिफरेंस वैसे नहीं होता। तो बाकी ग्वानिन और उसमें डिफरेंस होता है, वो देख लेंगे अभी हम। और एक चीज़ और होता है कि इस पोजीशन पे हमारा NH2 अगर जुड़ा है, इस पोजीशन पे अगर हमारा NH2 जुड़ा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा। और अगर चलो अभी देखते हैं, एडेनिन हमारा ये हो गया। एडेनिन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बिल्कुल प्यूरिन की तरह होता है। एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज अगर एंजाइम आता है तो वो हमारा PRPP जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है PPI में। ठीक है, और हमारा बन के जाता है एडेनिन मोनोफॉस्फेट, यानी हो गया ना उसका न्यूक्लियोटाइड बन के एडेनिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे GMP बन जाएगा, ऐसे हमारे क्या बन जाएगा, इनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है हाइपोजेंथिन से। तो देखो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, PRPP कन्वर्ट हो रहा है ना, तो अब हमारा सिंपल यहाँ पे हमारा राइबोस 5-फॉस्फेट है। कोई भी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो हमारी जो ये वाली पोजीशन होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजीशन जो होती है उसमें राइबोस 5-फॉस्फेट जुड़ जाता है, तो वो बन जाता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ऐसे ग्वानिन में आप देख लो, ग्वानिन और हाइपोजेंथिन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस यहाँ पे NH2 होता है और यहाँ पे इसमें NH2 नहीं होता। ठीक है, बस आप लोग स्ट्रक्चर देख लोगे बहुत ईजी आप लोग को याद हो जाएगा। यहाँ पे NH2 होता है, यहाँ पे NH2, यहाँ पे H लगा लेना, सेम होता है। ग्वानिन होता है ये हाइपोजेंथिन, तो यहाँ पे हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज आ जाएगा, और यहाँ पे हाइपोजेंथिन पायरोराइबोसिल ट्रांसफरेज आ जाएगा। ठीक है, फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज आ जाएगा। सेम ही आपको SGPRT बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगी क्यों। तो ये हो जाता है। ठीक है, SGPRT से लिखा है, आप लोग लिख लेना हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। अब देखो इसमें भी सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे 7-9 पोजीशन जो है उसमें राइबोस 5-फॉस्फेट लगने की वजह से यहाँ पे गोनिडीन मोनोफॉस्फेट हो गया, और यहाँ पे इनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये आया समझ में? तो हाँ, अब मैंने बताया था कि SGPRT इंपॉर्टेंट होता है, तो क्यों होता है इसलिए एक बार देख लेते हैं छोटा सा। एक आपकी डिजीज़ होती है लेशनियान सिंड्रोम। ठीक है, ये आप लोग के GPAT और नाइपर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेशनियान सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ द SGPRT कॉज द लेश। अगर तुम्हारे SGPRT की कमी हो जाती है बॉडी में, उसकी वजह से हमारा ये सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आए होंगे। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, प्लीज़ छोड़ के मत जाएगा पायरिमिडीन, प्यूरिन और पायरिमिडीन की सिंथेसिस। नेक्स्ट में हम बात कर लेंगे पायरिमिडीन की सिंथेसिस और साल्वेज पाथवे ऑफ पायरिमिडीन, वो थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।